skeleton. We have studied the 2 points, genetic causes and hormonal causes. Genetic causes में हमने स्टडी किया क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसेफेले एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस. इनके जेनेटिक कॉजेज हैं. आपने इनके हर एक के फैक्टर्स को, जो भी इनके पीछे इनके रीजंस हैं, उनको प्रॉपर्ली ध्यान में रखना है. व्हाट आर द डिफरेंट जेनेटिक कॉजेज? क्लेफ्ट पैलेट, persistent opening between oral and nasal cavity which can lead to aspiration pneumonia. Then microcephaly, human beings with a smaller head, arthritis, osteoarthritis, and hormonal causes in which due to deficiency in estrogen hormone or any specific type of hormone which causes several problems. So the next reason of deformities in the skeleton. Okay, skeleton में कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं? तो हमारे पास जो थर्ड रीजन है दैट इज न्यूट्रिशनल का. इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हमने स्टडी करने हैं. 2 पॉइंट्स हैं इसमें. वन इज ऑस्टियोमेल्सिया एंड द सेकंड इज रिकेट्स. ठीक है, ऑस्टियोमेल्सिया आपने नाम से ध्यान रखना है, यानी कि सॉफ्ट बोन्स ड्यू टू इनएडिक्वेट मिनरल डिपोजिशन. यानी कि जितने भी हम फूड से ले रहे हैं, कैल्शियम साल्ट्स ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, वो हमारी बोन्स में डिपॉजिट नहीं हो रहे. इसकी वजह से बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और सॉफ्ट होने की वजह से बोन्स वीक हो जाते हैं. फिर उसके बाद वेट बियरिंग बोन्स ऑफ द लेग्स. हमारी जो लेग्स की, जिनके ऊपर हमारी बॉडी का वेट है और हम जो भी अपनी लाइफ के डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसमें जो हमारी लेग की बोन्स हैं और हमारी पेल्विस की बोन्स हैं. पेल्विस के जॉइंट आपको पता है जो हमारे मेन रीजन है विच इज अटैचिंग, जो ब्रिज है बिटवीन आवर वर्टिब्रल कॉलम एंड आवर हाइंड लिम्स. ठीक है, लेग की बोन के दरमियान, लेग की बोन्स के ऊपर का जो रीजन है पेल्विस बोन का, ये दोनों एरिया में ये जो हमारी वेट बेयरिंग बोन्स है, मतलब बहुत हैवी, जिनके ऊपर वेट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, सो ये दोनों बोन्स डिफॉर्म, डी शेप इनकी चेंज हो जाती है. अब इसमें इस प्रॉब्लम की क्या सिम्टम है? सिम्टम इज पेन व्हेन वेट इज पुट ऑन अफेक्टेड एरिया. अब मैं आपसे इसकी डायग्राम शेयर करती हूँ कि कैसे ऑस्टियोमेल्सिया के पेशेंट्स कैसे होते हैं. ठीक है, आप ये देख लें, ये हमारी पेल्विस की बोन है. ठीक है, आपसे शेयर हो रही है, आपको नजर आ रही है ये डायग्राम? आप मुझे मैसेज कर सकती हैं. ये हमारे ऑस्टियोमेल्सिया में नॉर्मल पेल्विक बोन. ठीक है, और ये ऑस्टियोमेल्सिया के पेशेंट की पेल्विक बोन है और ये हाइंड लिम्ब की बोन है, लेग की बोन है. आप ये देख लें, इस पर वेट पड़ने की वजह से ये बोन थोड़ी सी बोर्ड है, कैसे कर्व फॉर्म में आ गई है, डी शेप हो गई. अब हम अगर बोन के भी इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लें तो ये देख लें कि जो ये नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल एक इंसान की बोन है, ये फुली कॉम्पैक्ट फॉर्म में है. वाइल जो पेशेंट है ऑस्टियोमेल्सिया का, उसके बोन में ये देख लें कैविटीज हैं, होल्स हैं. सो दीज बोन्स आर सॉफ्ट एंड वीकन. इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वी आर गोइंग टू स्टडी रिकेट्स. ठीक है, रिकेट्स की जो डिफरेंस है वो ये है कि इट हैपन्स इन मोस्टली इन स्मॉलर चिल्ड्रन एंड किड्स. उनमें भी एक डिफरेंस ये है कि इसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी दोनों हो जाती है. इसमें बोर्ड लेग, यानी कि इसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा कर्व फॉर्म में डी फॉर्म हो गई, डी शेप हो गई. ये चिल्ड्रन की डिजीज है रिकेट्स. क्वेश्चन अब राइज हो सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोमेल्सिया एंड रिकेट्स. ऑस्टियोमेल्सिया में क्या है? इसमें नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स हैं. बोन्स में इनएडिक्वेट मिनरल्स हैं, स्पेशली कैल्शियम साल्ट. इसमें रिकेट्स में इट मोस्टली अकर्स इन चिल्ड्रन विद ए बोर्ड लेग एंड डिफॉर्म्ड पेल्विस. पेल्विस की बोन भी शेप अपनी चेंज कर जाती है. इट इज कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम. इसकी रीज़न एक कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी भी इसकी एक रीज़न है, जो कि हमें सनलाइट से मिलता है और मुख्तलिफ फूड से, मिल्क वगैरह से मिलता है. इसकी ट्रीटमेंट में क्या है? इसकी ट्रीटमेंट में विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, यानी कि मिल्क जिसमें सेचुरेशन है विटामिन डी की,
plus exposing to the skin, exposing skin to the sunlight, it can cure the disorder. तो ये दोनों हमारे न्यूट्रिशनल काजेज हैं, इनके वो तमाम रीजंस हैं विच कैन जनरेट न्यूट्रिशनल काजेज हैं, जिसमें हमारे पास कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये दोनों डिजीजेस हो सकते हैं. तो फर्स्ट इज ऑस्टियोमेल्सिया एंड द सेकंड इज रिकेट्स. रिकेट्स की डायग्राम मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हाउ आर द रिकेट्स पेशेंट्स और उनकी लेग्स कैसे और उनकी बोन्स में क्या, ये देख लें. दिस हैपन्स हाउ इन चिल्ड्रन. ठीक है, ये छोटे बच्चों के मोस्टली ये इसमें होता है. ये डायग्राम बहुत क्लियर है कि कैसे स्मॉल चिल्ड्रन में उनकी लेग्स डिफॉर्म शेप में आ जाती है, यानी कि ड्यू टू द deficiency in calcium and vitamin D. So similarly, फूड अगर उसकी किसी भी चिल्ड्रन की कंप्लीट नहीं है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, सो इट कैन काज दिस टाइप ऑफ डिफॉर्म्ड लेग्स एंड पेल्विस. पेल्विक की बोन में और लेग की बोन्स में डिफॉर्मिटी, डी शेप हो जाती है बोन्स, और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है. So in this way, nutritional causes can generate different diseases. So the next is disc slip. We all know that our vertebral column, it consists of large number of like 33 vertebrae connected with each other. So you can go to the diagram where we have seen this. This is vertebral column. And these are vertebrae connected with each other. Between each vertebrae, हर एक vertebrae के दरमियान में एक soft pad होता है. ठीक है, ये soft pad इसको shock absorbance, यानी कि during our running, jumping, walking, उसके दौरान किसी भी किस्म के stress को, किसी भी किस्म की force को एक absorption देता है, ताकि body को एक तरह की support मिले. ठीक, ये दोनों इनवर्टिब्रेस के दरमियान जो डिस्क है, इट इज़ अ कुशन लाइक पैड. एक कुशन जिस तरह होता है, ये दोनों वर्टिब्रेस के दरमियान एक कुशन होता है, और उस कुशन में एक सेमी फ्लूइड है. ठीक है, सेमी फ्लूइड है, दैट इज नेम्ड न्यूक्लियस पल्पोसिस. इसका काम क्या है? इट एक्ट्स एज अ रबर बाल टू गिव द डिस्क इट्स इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी. यानी कि जैसे ही उसके ऊपर हम जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, ऊपर वजन पड़ता है, तो उसको एक नीचे से अपवर्ड सपोर्ट, इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिंग पावर मिलती है. और इसकी जो आउटर कवरिंग है वो फिब्रोकार्टिलेज की है, आउटर रिंग है, दैट इज कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसिस. इनर लिक्विड जैसे कि न्यूक्लियस इनसाइड होता है, सो इट्स नेम इज न्यूक्लियस पल्पोसिस. सो इट्स लाइक अ पल्प, लाइक inner semi-fluid, so it's pulp, so nucleus pulposus, and the outer ring annulus fibrosus. Annulus fibrosus का काम क्या है? It holds together successive vertebrae. ये तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, यानी कि दो वर्टिब्रेस के दरमियान कुशन लाइक पैड है. इस कुशन लाइक पैड का काम क्या है? इट एक्ट्स एज अ रबर बाल. इसके अंदर सेमी फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसिस. इसकी आउटर साइड पर रिंग है. रिंग किस चीज़ का है? आफ्टर फिब्रोकार्टिलेज, दैट इज कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसिस. और एनुलस फाइब्रोसिस का काम क्या है? इट होल्ड्स टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्रे. अब हम एक्चुअली हम पढ़ तो ये रहे हैं कि हाउ डिफॉर्मिटीज इन स्केलेटन हैपन्स. Sometimes in the daily works like walking, jumping, running, or sometimes we bend forward, हम आगे की तरफ झुकते हैं और कोई वेट उठाते हैं. ठीक है, या कोई फिजिकल ट्रॉमा या कोई ऐसा जंप या मतलब किसी किस्म की कोई ऐसी खास फोर्सफुल अगर कोई एक्टिविटी होती है, तो इट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द स्पाइंस. ठीक है, यानी कि जो हमारे वर्टिब्रेस के साथ उसके कॉर्नर्स हैं, मतलब वो उसको अच्छा खासा एक नुकसान पहुंचा सकते हैं. फॉर एग्जांपल बेंडिंग फॉरवर्ड बाय लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, मतलब समटाइम हम झुक के आगे की तरफ कोई हैवी वेट उठा रहे हैं, तो इट मे रिजल्ट्स इन हर्निएशन ऑफ द वन और मोर डिस्क. मतलब किसी भी पोजीशन में वी हैव सीन 33 वर्टिब्रेस, और हर एक वर्टिब्रे के दरमियान एक डिस्क है. ठीक है, इस हर एक डिस्क में किसी भी पॉइंट पर उस डिस्क की हर्निएशन हो सकती है. And what is herniation या herniated disc क्या है? It is commonly called slip disc, यानी कि जो अपनी जगह से हट जाती है.
पहली तो जगह ये कि वो स्लिप यानी कि अपने जगह से हट गई, और उसमें इट इन्वॉल्व रप्चर ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस, यानी कि जो उसका आउटर डिस्क की आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसिस, उसमें डैमेज, उसमें रप्चर आ जाता है, फॉलोड बाय प्रोट्रूजन ऑफ द स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसिस, और उसके आउटर लेयर के डैमेज के बाद जो इनर उसका जो सेमी फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसिस, वो बाहर आउटर साइड पर बाहर की तरफ निकल आता है। ठीक, मैं रिपीट करती हूँ कि एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, जंपिंग, रनिंग, समटाइम हम वेट कैरी करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं झुककर, या किसी इम्प्रॉपर फॉर्म में हम अपनी बॉडी को पॉस्चर में रखते हैं, तो क्या होता है, इट मे रिजल्ट इन हर्निएशन ऑफ द वन ऑफ मोर डिस्क। हर्निएटेड डिस्क क्या है, दैट इज कॉल्ड स्लिप्ड डिस्क, यानी कि दैट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, राइट, and the rupture of annulus fibrosis, उसका outermost wall that it is ruptured, and the inner spongy nucleus material, nucleus pulposus, it comes out। अब उसके प्रोट्रूजन, उसके बाहर की तरफ निकल आने से, इस चीज के न्यूक्लियस पल्पोसिस के बाहर की तरफ निकल आने से, इट प्रेसेस ऑन स्पाइनल कॉर्ड और ऑन द स्पाइनल नर्व। We all know that between the vertebral column, in the vertebral column between the different vertebrae, our spinal cord moves from behind the brain to the last portion of pelvic girdle, pelvic vertebrae। तो उस स्पाइनल कार्ड के ऊपर वो प्रेस करता है, दैट इज आवर न्यूक्लियस पल्पोसिस। उसके प्रेस करने की वजह से या तो स्पाइनल कॉर्ड या हमारे स्पाइनल नर्व्स दैट मूव टू द ऑल बॉडी पार्ट्स, वो उस प्रेसिंग की वजह से इट कॉजेज सीवियर पेन और इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब वो उस प्रेसिंग की वजह से हमारा जो पूरा एक नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है, या बहुत शदीद पेन हो सकता है। इसकी डायग्राम से आपको ये क्लियर नजर आएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट इज ट्रीटेड विद बेड रेस्ट, ट्रैक्शन यानी कि मसाज वगैरह थोड़े से ऐसे हेल्पफुल होता है, थोड़ा सा पेन किलर में भी हेल्प आल्सो। इफ दिस फेज दिस मे बी रिमूव्ड सर्जिकली, फिर हम अगर पेनफुल पेन किलर्स या बेड रेस्ट इसको हेल्प ना कर सके, ट्रीटमेंट बेहतर ना कर, पेशेंट बेहतर ना फील करे, तो उसको प्रॉपरली रिमूव कर दिया जाता है। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ इट हैपन्स। So this is the diagram of disc slip. This is how you can see vertebrae। ठीक है, ये अब एक हमारा जैसे नॉर्मल डिस्क है। नॉर्मल डिस्क में इसकी आउटर कवरिंग दैट इज कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसिस and inner is nucleus pulposus। Inner side material is nucleus pulposus and the outer material is annulus fibrosis। चलिए इस डायग्राम में ये क्लियर है, आप ये देख लें। अब हर्निएटेड डिस्क ये नॉर्मल है, ये देख लें, इसकी ऐसे अंदर न्यूक्लियस पल्पोसिस और आउटर एनुलस फाइब्रोसिस। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर्निएटेड डिस्क, अब हर्निएटेड डिस्क में क्या हुआ कि किसी भी डैमेज की वजह से रप्चर हुई आउटर कवरिंग एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलस फाइब्रोसिस रप्चर होने की वजह से जो उसका न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो बाहर की तरफ निकला, प्रोट्रूजन बाहर की तरफ निकल आया, न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर की तरफ निकल आया, और साथ ही उसने जो वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रेज हैं और उसके दरमियान से मूव करता हुआ स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को उसने प्रेस करना शुरू किया। स्पाइनल कॉर्ड यानी हरा मग्ज जो यहाँ से ब्रेन की पीछे से होता हुआ यहाँ तक निचले वाले पॉइंट तक मूव कर रहा है, और वहीं से सारा मैसेज कन्वे हो रहा है पूरी बॉडी को। अब यहाँ से उसके प्रेस करने की वजह से दो तीन हो सकती हैं काजेज। इट आइदर काजेज सीवियर पेन, बहुत शदीद पेन हो सकता है, या फिर पूरा नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। हम दूसरी डायग्राम्स भी साथ साथ देख लेते हैं कि हाउ दिस इज कॉल्ड, जिसे आप इसमें भी देख लें। जैसे कि यहाँ पर ये देख लें, ये पूरा नॉर्मल इस तरीके से ऐसा होता है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड मूव कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड अगर, और ये हर एक वर्टिब्रे के दरमियान में ये देख लें, ये ऐसे यहाँ पर हमारा एनुलस फाइब्रोसिस और उसके दरमियान में न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक, एनुलस फाइब्रोसिस के डैमेज होने की वजह से न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर की तरफ मूव करता है, निकल आता है और उसको प्रेशराइज करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हम थोड़ी सी और भी किसी और डायग्राम में भी देख लेते हैं ताकि आपके लिए ये क्लियर हो जाए। जैसे ये देख लें,